नेक्स्ट है इसमें जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते का सिद्धांत। जॉन लॉक भी इंग्लैंड का ही रहने वाला था और 1689 में उसने एक पुस्तक लिखी थी, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, शासन पर 2 निबंध। इस पुस्तक में उसने सामाजिक समझौते का वर्णन किया है। अब बात यह आती है कि जॉन लॉक ने भी ये जो सिद्धांत प्रतिपादित किया कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है, क्यों किया? 1688 में 1688 में इंग्लैंड में क्रांति हुई थी और ये जो 1688 की क्रांति है इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, शानदार क्रांति, सुनहरी क्रांति, ये नाम दिए गए। क्यों दिए गए? क्योंकि क्रांति में क्या होता है? खून खराबा होता है, लेकिन इस क्रांति में खून खराबा नहीं हुआ। 1688 में इंग्लैंड की जनता ने, उस समय सम्राट था जेम्स द्वितीय, उसके अत्याचारों के खिलाफ क्रांति की थी। तो जैसे ही जनता ने क्रांति की, जेम्स द्वितीय इंग्लैंड छोड़ के भाग गया। क्रांति का मकसद ही पूरा हो गया। तो उसके बाद इंग्लैंड की जनता ने विलियम को राजगद्दी पर बिठाया। तो ऐसे में जेम्स द्वितीय का क्रांति के भय से, क्रांति के कारण इंग्लैंड को छोड़कर भागना और इंग्लैंड की जनता द्वारा विलियम को सम्राट के पद पर बिठाना, इसका औचित्य सिद्ध करने के लिए जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। 1688 में क्रांति हुई, 1689 में ही जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक में यह सिद्धांत दिया कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। लोगों ने समझौता करके राज्य नाम की संस्था का निर्माण किया है। इसने भी हॉब्स की तरह ही पहले मानवीय स्वभाव का वर्णन किया है, प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया और फिर समझौते का वर्णन किया है। लेकिन मानवीय स्वभाव कैसा था? वो हॉब्स के मानवीय स्वभाव से अलग था, प्राकृतिक अवस्था भी उससे अलग थी और समझौता भी अलग था। पॉइंट्स वही हैं लेकिन डिटेल जो है वो चेंज हो जाएगी। फर्स्ट इसमें आ जाता है लॉक की प्राकृतिक अवस्था। लॉक कहता है कि जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था, बहुत ही शांत वातावरण था, सहयोग का वातावरण था। क्यों? क्योंकि उस समय प्राकृतिक कानून थे और प्राकृतिक अधिकार भी लोगों को प्राप्त थे। लोग प्राकृतिक कानूनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बस अपना जो कार्य है वो शांतिपूर्ण और एक अच्छे वातावरण में वो करते रहते थे। एक दूसरे को सहयोग भी देते थे और एक दूसरे से सहानुभूति भी रखते थे। माने जो मानव जीवन था बिल्कुल ही शांत वातावरण में चल रहा था, सरल जीवन था और किसी को एक दूसरे के स्वभाव से कोई विशेष परेशानी नहीं थी। अब बात यहाँ आ जाती है कि परेशानी नहीं थी तो फिर राज्य की जरूरत क्यों हुई? लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को अधिकार भी प्राप्त थे। वो अधिकार कौन से थे? प्रकृति ने व्यक्ति को दिए, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार। प्राकृतिक कानून भी थे, प्राकृतिक कानूनों के अनुसार सभी अपना अपना जीवन यापन कर रहे थे और प्राकृतिक कानून जो थे वो सबके लिए समान थे और सबके हितों की रक्षा भी उसके अंतर्गत हो रही थी। ऐसे शांत और सहयोगात्मक वातावरण में व्यक्ति का जीवन चल रहा था। अब नेक्स्ट इसमें आएगा प्राकृतिक अवस्था में कठिनाइयाँ। कि जो प्राकृतिक अवस्था इतनी शांत थी, सब में सहयोग था, तो फिर दिक्कत क्या थी?
लोग कहता है उस समय सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो ये थी कि ठीक है कि लोग प्राकृतिक कानूनों के अनुसार जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन कभी कभी जब कोई विवाद हो जाता था तो प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार हर व्यक्ति को था। प्राकृतिक कानून तो थे, लेकिन उससे संबंधित कोई सत्ता नहीं थी कि इसने ये प्राकृतिक कानून बनाए हैं या इसने ये लागू करने, क्यों? वो कानून प्रकृति की देन थे। और ऐसे में यदि कानूनों की व्याख्या सभी करने लग जाते हैं तो दिक्कत क्या आती है? सबकी व्याख्या एक जैसी तो होगी नहीं, फिर व्याख्या से संबंधित भी विवाद होगा। तो उस विवाद का निपटारा करने के लिए या जो भी झगड़ा हुआ है उससे संबंधित प्राकृतिक कानून तो उपलब्ध हैं, लेकिन उस झगड़े का निपटारा करने के लिए कोई संस्था नहीं है। सबने अपने अपने तरीके से प्राकृतिक कानून की व्याख्या की और फिर उस व्याख्या के संदर्भ में यदि कोई विवाद है तो उसका निर्णय लेने के लिए कोई व्यक्ति, कोई संस्था नहीं है। और जब प्राकृतिक कानून के आधार पर विवाद का निपटारा हो गया, कोई नियम बना दिया गया, दोनों पक्ष सहमत कर दिए गए, लेकिन उस नियम को लागू करने वाली भी कोई संस्था नहीं है। और न्याय करने के लिए विवाद हुआ है तो कोई न्याय करने वाली संस्था होनी चाहिए, वो संस्था भी नहीं है। माने मुख्य रूप से क्या चाहिए था लोगों को कि कोई कानून की व्याख्या करने वाली संस्था हो, कोई कानून को लागू करने वाली संस्था हो और न्याय करने वाली संस्था हो। ये आवश्यकता उस समय महसूस हो रही थी। और ये जो कठिनाइयाँ आ रही थी कि ऐसी संस्थाओं का जो अभाव था, उसकी वजह से जो कठिनाइयाँ आ रही थी, तो ऐसे में लोगों ने समझौता किया और राज्य नाम की संस्था का निर्माण किया। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा लॉक का सामाजिक समझौता। ये जो सामाजिक समझौता है लॉक का, इसमें लॉक ये कहता है कि 2 बार समझौता हुआ, माने 2 समझौते हुए। पहला समझौता जो सभी व्यक्तियों ने एक दूसरे से किया और वो एक राजनीतिक समाज के रूप में संगठित हुए। इकट्ठे तो वो पहले भी रह रहे थे, लेकिन भय और संकट से मुक्त नहीं थे। बेशक से उनको स्वतंत्रता प्राप्त थी, समानता थी, लेकिन फिर भी उन्हें ये डर रहता था कि यदि झगड़ा होता है तो फिर कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो ढंग से उस झगड़े का निपटारा करवा पाए। तो पहले समझौते में सबने एक दूसरे के साथ समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत राजनीतिक समाज बना। इस समझौते में सबने एक दूसरे के समक्ष ये शर्त रखी कि हमें अपने जो अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, वो अपने पास ही रखने हैं। यहाँ सभी एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं, आपस में समझौता कर रहे हैं कि अपने प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इन्हें हम किसी को नहीं सौंपेंगे और जो शासक होगा उसको इन अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपेंगे। आत्मरक्षा का अधिकार सबके पास रहेगा और शासक को जो कार्य दिया जाएगा वो होगा प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या और प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा। और प्राकृतिक कानूनों के अनुसार ही शासक को कार्य खुद भी करना होगा और उन कानूनों की व्याख्या का जो दायित्व है वो भी शासक का होगा। ये समझौता सबने परस्पर किया कि अपने अधिकारों का हस्तांतरण किसी शक्ति को नहीं करना, केवल अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपना है। इस तरह से एक राजनीतिक समाज लॉक कहता है कि अस्तित्व में आया। फिर उसके बाद हुआ दूसरा समझौता। दूसरा समझौता जो था वो इस संगठित समाज और शासक में हुआ। यहाँ 2 पक्ष हैं समझौते में। लॉक के समझौते में एक पक्ष था। इनका जो पहला समझौता है वो परस्पर सबने एक दूसरे के सामने शर्त रखी, उसमें अनेक लोग हो गए। और जो दूसरा समझौता है उसमें वो जो अनेक लोग थे वो एक राजनीतिक समाज हो गए और शासक अलग, और दोनों ने परस्पर समझौता किया। तो यहाँ उस राजनीतिक समाज ने शासक को
कानून बनाने का अधिकार दिया, अपने अधिकारों की रक्षा का दायित्व दिया, प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या का दायित्व सौंपा। साथ ही साथ लोगों ने जब अपने अधिकार, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार अपने पास रखे, तो लोगों ने उसमें ये भी व्यवस्था रखी उस समझौते में कि यदि शासक प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप कार्य नहीं करता या जो शासक के कानून हैं वो जीवन, संपत्ति या स्वतंत्रता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, लोगों को जीवन का, संपत्ति का या स्वतंत्रता का भय उस व्यवस्था में महसूस होता है, तो लोगों ने उसमें यह व्यवस्था रखी कि क्रांति कर सकते हैं वो। माने क्रांति को भी एक अधिकार के रूप में उस समझौते में शामिल किया गया कि समझौते की सारी शर्तें शासक पर भी लागू होंगी और शासितों पर भी लागू होंगी। शासक कोई ऐसा आदेश किसी को नहीं देगा जिससे कि नागरिकों के जो अधिकार हैं उनका हनन हो, या ऐसा कोई आदेश भी नहीं देगा जिससे कि प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन हो। ऐसी स्थिति में लोगों को विद्रोह का, क्रांति का अधिकार है शासक के विरुद्ध। माने लोक के सामाजिक समझौते में जो शासक को शक्तियां सौंपी गई वो असीमित नहीं थी, सीमित थी। उन शक्तियों पर प्रतिबंध था, जबकि हॉब्स के सामाजिक समझौते में शासक को असीमित शक्तियां दी गई कि वो अत्याचारी है तो भी लोग उसका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन लॉक के सामाजिक समझौते में जो शासक है उसकी शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की विशेषताएं। फर्स्ट इसमें आ जाएगा लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक, न कि पूर्व सामाजिक। लॉक ने जिस प्राकृतिक अवस्था की बात की है, ये प्राकृतिक अवस्था राज्य बनने से पहले की तो हो सकती है, लेकिन ये समाज बनने से पहले की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस प्राकृतिक अवस्था में लोग सहयोग के वातावरण में रह रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं और सभी विवेकशील है। ये राज्य से पूर्व की अवस्था है, ये समाज से पूर्व की अवस्था नहीं हो सकती। सेकंड है इसमें प्राकृतिक कानूनों का अस्पष्ट होना। लोग कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून थे वो अस्पष्ट थे, उनकी व्याख्या करने वाली भी कोई संस्था नहीं थी, और यदि कोई झगड़ा हो जाता है तो उन कानूनों के आधार पर उस झगड़े का निपटारा करने वाली कोई संस्था भी नहीं थी। सभी अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या करते थे। तो सीधी सी बात है, जब अपने अपने तरीके से व्याख्या करेंगे तो अपने अपने पक्ष में भी करेंगे। थर्ड है इसमें लोक के अनुसार समझौते दो हुए। पहला समझौता सभी लोगों ने आपस में किया और एक राजनीतिक समाज बना, और दूसरा समझौता उस राजनीतिक समाज और शासक में हुआ, जिसमें लोगों ने अपने ओर से कुछ दायित्व और कुछ शक्तियां शासक को प्रदान की, और शासक को उसमें ये भी शासक की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया कि यदि शासक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो फिर जनता को क्रांति का अधिकार है। नेक्स्ट है इसमें शासक भी समझौते में शामिल था। हॉब्स वाले सामाजिक समझौते में शासक समझौते में शामिल नहीं था, लेकिन लॉक के सामाजिक समझौते में शासक भी शामिल था। माने समझौते में दो पक्ष थे, एक शासक और एक शासित, दोनों के मध्य समझौता हुआ, और यदि शासक समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है तो लोगों को उसको हटाने का अधिकार है, उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार है। नेक्स्ट है
सभी अधिकारों का समर्पण नहीं। लोगों ने शासक को क्या शक्तियां सौंपी? प्राकृतिक कानून की व्याख्या और प्राकृतिक कानूनों को लागू करने की शक्ति सौंपी। अपने अधिकार जो थे वो शासक को नहीं सौंपे। जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार, जो प्राकृतिक अधिकार लोक ने कहे हैं, वो जनता ने अपने पास रखे। नेक्स्ट है, शासक का आदेश कानून नहीं था। लोक के सामाजिक समझौते के अनुसार निरंकुश राजतंत्र की नहीं बल्कि सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई। शासक जो भी आदेश दे, यदि वो सही है, जनता की इच्छा के अनुरूप है, तो जनता उसको मानेगी। और यदि जनता की इच्छा का प्रतीक नहीं है कानून, तो जनता को पूरा अधिकार है कि वो उस कानून का विरोध कर सकती है। नेक्स्ट है इसमें, शासक की सभी शक्तियों का आधार जनता की इच्छा। यदि शासक जनता की इच्छा के विरुद्ध कानून बनाता है, तो शासक को शक्तियां जनता ने दी हैं और जनता जब चाहे वापस भी ले सकती है। उसके लिए भले ही जनता को क्रांति क्यों ना करनी पड़े। लॉक का जो सामाजिक समझौता है उसमें शासक को मात्र एक ट्रस्टी बनाया गया, एक रखवाला बनाया गया, इससे ज़्यादा शक्तियाँ उसको नहीं दी गई। नेक्स्ट है इसमें, राज्य और सरकार में अंतर। दो समझौते हुए, तो पहले समझौते में राजनीतिक समाज बना और दूसरा समझौता जिसमें शासक को वो शक्तियाँ सौंपी गई। हालांकि लॉक ने इसका बिल्कुल स्पष्ट रूप से तो इस अंतर की व्याख्या नहीं की है, लेकिन ये माना गया कि जो पहला समझौता हुआ उससे तो राज्य बना, दूसरा समझौता जिसमें शासक को ये शक्तियाँ दी गई वो सरकार। राज्य की शक्तियों का प्रयोग सरकार करती है और सरकार को ये जब चाहे हटाया जा सकता है नियमानुसार, या जो भी जिस देश की शासन प्रणाली के अनुरूप व्यवस्था हो। तो ऐसे में लॉक ने ये माना कि जो सरकार है वो राज्य की एक एजेंसी मात्र है।